स्वागत है आप सबका संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन एनसीईआरटी कोर्स में। ठीक है, हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी के अनुसार ही हमारी क्लासेस चल रही हैं। मैंने पहले ही आपसे क्लास में कहा है कि एनसीईआरटी के जितने भी क्लासेस में जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग जो मैटर है उसको मैं एक साथ करके आपको देता हूँ। ये आप पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए कि जो भी मैटर आपको मेरे द्वारा यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है वो एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी के ही अनुसार है। ठीक है, तो ये दरअसल अभी जैसे आप कक्षा 6 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें कुछ कम मैटर मिलेगा, वो किताबें इस तरीके से लिखी गई हैं। फिर पुरानी एनसीईआरटी भी है, उसकी मदद भी हम लेते हैं जिससे कि आपको कंक्रीट एनसीईआरटी का मैटर उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो खैर ये तो आपसे मैंने क्लास में कई बार चर्चा किया है, फिर भी बता देता हूँ कि कहीं कन्फ्यूज़न ना हो, आप लोगों के मन में कोई दुविधा ना हो कि सर एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं या कुछ और। हाँ, तो इस तरह का भाव नहीं। दूसरी चीज़, हम टॉपिक के अंतर्गत अगर देखें तो मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल हमने शुरू किया था और जिसमें मध्य एशियाई संपर्क और उसके परिणाम, मध्य एशिया यानी कि मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए, जैसे शक आए, पार्थियन पल्लव आए, ठीक है, कुषाण आए, तो हिंद यूनानी आए, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। और दो तरह के हमने कहा कि मौर्योत्तर काल में दो तरह के राज्य आपको देखने को मिलेंगे, एक देसी राज्य और दूसरा विदेशी राज्य। देसी राज्य के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि शुंग वंश है, कण्व वंश है, और आज उसी क्रम में सातवाहन पढ़ेंगे। चूँकि सातवाहन दक्षिण भारत के अंतर्गत ऊपरी दक्कन में स्थापित हुए थे, तो सातवाहन बहुत ही महत्वपूर्ण है और सातवाहन के बारे में पढ़ेंगे। तत्पश्चात दक्षिण भारत, सुदूर दक्षिण के अंतर्गत इसी समय संगम युग के नाम से 3 आरंभिक राज्य हैं, जिसमें चोल, चेर और पांड्य हैं। अशोक के अभिलेखों में आपने देखा था कि चोल, चेर, पांड्य, सतीपुत इनका उल्लेख है। मैंने बताया था कि सतीपुत का तादात्म्य स्थापित नहीं हो पाया, यानी कि सुदूर दक्षिण में ये शासन करते थे। तो आरंभिक जो ये दक्षिण भारत के राज्य हैं, इनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तत्पश्चात हम मौर्योत्तर काल के अंतर्गत शिल्प पढ़ेंगे, वाणिज्य व्यापार आदि चीज़ों पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास। सातवाहन, हेडिंग डालिए सातवाहन। देखिए, सातवाहन ये मौर्य काल के समाप्ति के पश्चात जब अलग अलग क्षेत्रों में, इसे एक बार आप समझ लीजिए, मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल, ठीक है, इसमें मैंने कहा कि दो तरह के राज्य हैं, एक है देसी राज्य और दूसरा विदेशी, जो विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए। ठीक है, देसी राज्य के अंतर्गत उत्तर भारत के अंतर्गत आपने देखा शुंग, कण्व। ठीक है, उसी समय दक्षिण ऊपरी दक्कन के अंतर्गत हम देखेंगे, या दक्कन के अंतर्गत हम देखेंगे सातवाहन। ठीक है, और विदेशी राज्य हमने पढ़ लिया, मध्य एशियाई राज्य और उनके परिणाम, उनके संपर्क के परिणाम स्वरूप क्या क्या भारतीय संस्कृति में, भारतीय व्यवस्था में क्या क्या परिणाम आए, वो सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया। तो आज हम पढ़ेंगे सातवाहन। ठीक है, चूंकि मौर्यों का साम्राज्य आप देखेंगे तो अफगानिस्तान से लेके कहाँ तक था, कर्नाटक तक। ठीक है, और उधर बांग्लादेश से लेके गुजरात तक। ठीक है, गुजरात में गिरनार पढ़ा आपने, सुदर्शन झील, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, सुदर्शन झील की को जो है का निर्माण करवाया था, आगे अशोक ने उसका जीर्णोद्धार कराया, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बांग्लादेश में चंद्रगुप्त मौर्य का मिलता है हमें सोहगौर महास्थान ताम्रपत्र मिलता है, बोगरा में है। ठीक है, बांग्लादेश बोगरा ज़िले में है, महास्थान नामक स्थान से ताम्रपत्र मिला है।
अफगानिस्तान से अशोक के अभिलेख मिले हैं, और श्रवणबेलगोला जहाँ की चंद्रगुप्त मौर्य गया था, मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, भद्रबाहु के साथ वो गया था दक्षिण भारत के अंतर्गत। तो ये मौर्य जो साम्राज्य है उसकी सीमा को दर्शा रहा है, ठीक है। तो अब इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि ऊपरी दक्कन जिसे हम कह रहे हैं, यानी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का वह क्षेत्र, चूंकि आंध्र प्रदेश से भी मौर्य अभिलेख मिले हैं, एरगुड्डी वगैरह, तो इस क्षेत्र में मौर्योत्तर काल के अंतर्गत सातवाहन वंश की स्थापना हुई। सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम है सिमुक, और सिमुक ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के इस क्षेत्र में सातवाहन वंश की स्थापना की, ठीक है। ये क्लियर है। तो अब इसी चीज को हम समझेंगे, ठीक है। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक, ठीक है। ये ध्यान रखना, कभी कभी पूछता है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक। सातवाहन वंश के अंतर्गत क्षेत्र कौन कौन सा आता है? तो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इस क्षेत्र में सातवाहन वंश की स्थापना की गई, यानी ऊपरी दक्कन में। और सुदूर दक्षिण में कौन है? चोल, चेर, पांड्य, ठीक है। तो सुदूर दक्षिण में चोल, चेर, पांड्य, ऊपरी दक्कन में सातवाहन, और उत्तर भारत के अंतर्गत आपने शुंग, कर्ण और मध्य एशिया से जो शक, पल्लव ये सब आए, ये इनकी अलग अलग शाखाएं स्थापित हुई, और उसके बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है। तो क्लियर है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सातवाहन वंश की स्थापना हुई, ठीक है। सातवाहनों की जो आरंभिक राजधानी थी वो थी जो है अमरावती। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और उसके पश्चात इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में स्थापित की। सातकर्णी फर्स्ट शासक था, और उसके समय में जो है पैठन या प्रतिष्ठान में सातवाहनों की राजधानी स्थापित हुई। सातवाहन जो राजा हैं वो उत्तरी महाराष्ट्र में थे, जहां उनके प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश आरंभिक अभिलेख मिले हैं। आरंभिक जो सातवाहन राजा थे उनका जो क्षेत्र था वो कौन सा था? उत्तरी महाराष्ट्र। वहां से सातवाहनों के प्राचीनतम सिक्के मिले हैं, अधिकांश अभिलेख मिले हैं। तत्पश्चात सातवाहनों ने अपनी सत्ता का विस्तार किया और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में अपना जो है साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी वो थी प्राकृत, ठीक है। ये इनकी राजकीय भाषा है। तो यहाँ क्लियर है, सातवाहन वंश मौर्योत्तर काल में कहाँ स्थापित हुआ? ऊपरी दक्कन क्षेत्र में। ऊपरी दक्कन से आशय है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में मौर्योत्तर काल में सातवाहन वंश की स्थापना हुई, ठीक है। आरंभिक जो सातवाहन राजा थे उनके जो सिक्के और अभिलेख मिले हैं वो उत्तरी महाराष्ट्र से मिले हैं, ठीक है। और ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ किया? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत किया। यहाँ तक क्लियर है। सातवाहनों की जो आरंभिक राजधानी है वो है अमरावती। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो सातवाहनों की आरंभिक राजधानी थी अमरावती। बाद में सातवाहन शासक है एक, उसका नाम है सातकर्णी फर्स्ट। सातकर्णी फर्स्ट के समय में सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन हुई, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सातकर्णी फर्स्ट है इसने प्रतिष्ठान पति की उपाधि भी ली थी, ठीक है। सातकर्णी फर्स्ट ने प्रतिष्ठान पति की उपाधि भी ली थी, ठीक है। ये क्लियर है, ठीक है। सातवाहनों की जो राजकीय भाषा थी, यानी जो राज दरबार की या जो उनके प्रशासन की भाषा थी वो थी प्राकृत। कौन सी भाषा थी? प्राकृत, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। आगे चलें। अब देखिए सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक हैं, ठीक है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक में पहला शासक है, ये प्रमुख शासक हैं, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सबसे पहले सातकर्णी फर्स्ट,
ठीक है। सातकर्णी फर्स्ट सातवाहन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है और इसकी उपाधि है प्रतिष्ठानपति, ठीक है, क्योंकि इसने प्रतिष्ठान या पैठन, ठीक है, को सातवाहनों की राजधानी बनाया, ठीक है। प्रतिष्ठान या पैठन को सातवाहनों की राजधानी बनाया। राजधानी बनाया, ठीक है। तो इसकी उपाधि क्या है? प्रतिष्ठानपति की। इसके सिक्कों पर श्री 7 की उपाधि मिलती है। सातकर्णी फर्स्ट के सिक्कों पर श्री 7 की उपाधि मिलती है। इसकी एक उपाधि है दक्षिणापथपति, ठीक है, दक्षिणापथपति यानी दक्षिण का स्वामी। अप्रतिहत चक्र ये भी इसकी एक उपाधि है, ठीक है। तो सातकर्णी फर्स्ट इसकी उपाधि है प्रतिष्ठानपति, यानी प्रतिष्ठान या पैठन को इसने सातवाहनों की राजधानी बनाया। इसके सिक्कों पर श्री 7 उत्कीर्ण है, यानी श्री 7 की उपाधि उत्कीर्ण है। इसकी एक अन्य उपाधि है दक्षिणापथपति, ठीक है, और अप्रतिहत चक्र भी इसकी अपनी एक उपाधि है, ठीक है। देखो आपकी परीक्षा में, ठीक है, अभी आप तो मान लीजिए एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ रहे हैं, आगे एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, कि किसकी उपाधि है, श्री 7 किसकी उपाधि है, ठीक है, किस सातवाहन राजा ने प्रतिष्ठानपति की उपाधि धारण की। इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी कोर्स कर रहे हैं तो आप में से बहुत अधिकांश जो होंगे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी की तरफ उन्मुख होंगे, कुछ लोग अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को भी देंगे। तो एनसीईआरटी तो बेस होता है, आधार होता है प्रतियोगी परीक्षाओं का, ठीक है। तो ये सब प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास विषय में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो सातकर्णी फर्स्ट है ना, इसका जो विवाह है वो नैनिका या नगनिका से हुआ, ठीक है, और नैनिका या नगनिका का एक अभिलेख है जिसका नाम है नाना घाट अभिलेख, ठीक है। क्या नाम है? नाना घाट अभिलेख। ये एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, ठीक है, जिससे हमें सातकर्णी फर्स्ट के बारे में जानकारी, कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो सातकर्णी फर्स्ट का विवाह किससे हुआ? नैनिका या नगनिका से हुआ, ठीक है। और नैनिका या नगनिका का एक अभिलेख है जिसका नाम है नाना घाट अभिलेख, ठीक है। इससे ज्ञात होता है कि इसने, सातकर्णी फर्स्ट ने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ किया, ठीक है। इन यज्ञों के बारे में आपने पढ़ा है वैदिक काल के अंतर्गत कि अश्वमेध यज्ञ यानी ये साम्राज्य, राजा की शक्ति को सूचित कर रहा है। घोड़ा छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, और अगर कोई उस घोड़े को रोकने का प्रयास करेगा, इसका सीधा सा अर्थ है कि वह उस राजा से युद्ध करेगा। अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। तो ये राजा की शक्ति को दर्शा रहा है। दूसरी बात, ये वैदिक परंपरा को भी दर्शा रहा है, क्योंकि जो सातवाहन शासक है ना, वो ब्राह्मण वंश के हैं। हमने कहा था, आपसे पढ़ाया था जब मौर्य वंश में पढ़ा रहा था, तो मौर्यों के पतन के लिए बताया कि एक कारण था ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। क्योंकि अशोक ने जिन नीतियों का अनुसरण किया, धम्म नीति, बौद्ध धर्म उसका अपना निजी धर्म था, लेकिन उसने धम्म नीति, एक आचरण संहिता के रूप में धम्म नीति का प्रतिपादन किया। कर्मकांड, समारोह, उत्सव, मतलब जो भव्यता थी, विलासिता थी, उस पर उसने काफ़ी हद तक रोक लगाने का भी कार्य किया। इससे क्या हुआ कि जब कर्म कांडों में गिरावट आई, ठीक है, तो ब्राह्मणों की आय घटी, क्योंकि जो यज्ञ, वैदिक यज्ञ आदि होते थे, उससे ब्राह्मणों को दान दक्षिणा प्राप्त होता था, उससे उनका जीवन, उनका खर्च चलता था, उनकी आमदनी होती थी। तो ब्राह्मणों की एक प्रतिक्रिया थी। यही कारण है कि मौर्योत्तर काल के अंतर्गत जो देसी राजक शासक हुए, चाहे वो शुंग वंश हो, कण्व वंश हो, सातवाहन वंश हो, ये सब ब्राह्मण वंश से संबंधित थे और इन्होंने
वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित किया, मतलब वैदिक कर्मकांडों को पुनर्जीवित किया। ठीक है, तो सातवाहनों ने वैदिक कर्मकांड के तहत, अब इसका एक अर्थ ये भी है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया, इसका अर्थ हुआ कि वैदिक कर्मकांडों को पुनर्जीवित किया। ठीक है, तो ये कहाँ से पता चलता है? इसकी पत्नी है, सातकर्णी फर्स्ट की पत्नी है, क्या नाम है? नैनिका या नगनिका। उसका एक अभिलेख है, नाना घाट अभिलेख, और उस अभिलेख से पता चलता है कि सातकर्णी फर्स्ट ने अश्वमेध, राजसूय जैसे वैदिक यज्ञ संपन्न किए। ठीक है, यानी वैदिक परंपरा को भी पुनर्जीवित किया और उसने अपनी शक्ति को भी उस यज्ञ के माध्यम से स्थापित किया। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत? सातकर्णी फर्स्ट, इसके सिक्कों पर श्री 7 उत्कीर्ण मिलता है। ठीक है, तो सातकर्णी फर्स्ट के सिक्कों पर क्या उत्कीर्ण मिलता है? श्री 7। श्री 7 क्या है? उसकी उपाधि। तो सिक्कों पर इसका नाम यानी सातकर्णी का नाम क्या मिलता है? श्री 7। ठीक है, तो सातकर्णी फर्स्ट क्लियर हुआ। एक महत्वपूर्ण शासक है, इसकी अपनी कुछ उपाधियां हैं, जिसमें प्रतिष्ठानपति या पैठन की, जो जब प्रतिष्ठान या पैठन को वो सातवाहनों की राजधानी के रूप में स्थापित करता है, प्रतिष्ठानपति कहलाया। इसके सिक्कों पर श्री 7 उपाधि मिलता है। दक्षिणापथपति की इसने एक उपाधि ली, अप्रतिहत चक्र की भी इसने एक उपाधि ली। ठीक है, सातकर्णी फर्स्ट का जो विवाह है वो नैनिका या नगनिका से हुआ। नैनिका और नगनिका का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, नाना घाट अभिलेख। ये भी कभी कभी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कि नाना घाट अभिलेख किसका है। ठीक है, तो सातकर्णी फर्स्ट की पत्नी है नैनिका या नगनिका, उसका एक अभिलेख है नाना घाट अभिलेख, और उस अभिलेख से पता चलता है कि सातकर्णी फर्स्ट ने अश्वमेध और राजसूय जैसे यज्ञ किए। इससे पता चलता है कि इसने वैदिक कर्मकांडों को पुनर्जीवित किया, साथ ही यह इसके साम्राज्य की शक्ति को भी दर्शा रहा होता है। ठीक है, इसके सिक्कों पर इसकी उपाधि श्री 7 मिलती है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर? एनी डाउट्स? ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण शासक है, उसका नाम है हाल। ठीक है, हाल, सातवाहन राजा हाल, इसने एक ग्रंथ लिखा, गाथा सप्तशती। ठीक है, विद्वान था। ठीक है, और इसने एक ग्रंथ लिखा है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती ग्रंथ जो लिखा, उसकी भाषा क्या है? प्राकृत। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या है? प्राकृत। तो गाथा सप्तशती की भाषा किस भाषा में लिखा? प्राकृत भाषा में लिखा। गाथा सप्तशती जो है ना, वो श्रृंगार रस प्रधान है। ये जो ग्रंथ है वो श्रृंगार रस प्रधान है। ठीक है, और इसमें 700 श्लोक हैं जो प्राकृत में है। ठीक है, तो दूसरा महत्वपूर्ण शासक है सातवाहन काल का, उसका नाम है हाल। ठीक है, हाल ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, प्राकृत भाषा में लिखा। उस ग्रंथ का नाम है गाथा सप्तशती। ठीक है, ये पूछा जाता है परीक्षा में कि गाथा सप्तशती किसकी रचना है, तो हाल, सातवाहन शासक हाल की रचना है गाथा सप्तशती। ठीक है, गाथा सप्तशती को हाल ने प्राकृत भाषा में लिखा है और ये श्रृंगार रस प्रधान है। श्रृंगार रस की प्रधानता है इसमें। इसमें कुल 700 श्लोक हैं जो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। दूसरा शासक कौन है? हाल। इसकी रचना क्या है? विद्वान है और इसने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ लिखा है और गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में लिखी गई है। प्राकृत सातवाहनों की राजकीय भाषा है। ये श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है गाथा सप्तशती। इसमें कुल 700 श्लोक हैं। ठीक है, आगे चलें। अगला जो शासक है वो एक महत्वपूर्ण शासक है सातवाहन वंश का, उसका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, सातवाहन शासक जो हैं वो अपने नाम के पहले अपने माता के नाम का भी प्रयोग करते हैं। गौतमी यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो गौतमी इसकी माँ का नाम है। सातकर्णी की माँ का नाम क्या है? गौतमी। ठीक है,
तो ये अपने नाम के पहले अपने माता के नाम का भी प्रयोग करते हैं। इस आधार पर कहा जाता है कि सातवाहन समाज मातृसत्तात्मक समाज रहा होगा। कुल मिला के महिलाओं की मजबूत स्थिति को ये प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो गौतमी क्या है? सातकर्णी की माँ का नाम है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ये एक महत्वपूर्ण शासक है। ठीक है, देखिए इसकी उपाधि क्या है? गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपाधि क्या है? तो इसकी उपाधि है अद्वितीय ब्राह्मण। मैंने कहा कि सातवाहनों ने अपने को ब्राह्मण कहा। ठीक है, ये ब्राह्मण है। ठीक है, और इस चीज को व्यक्त करने के लिए गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि ली। दरअसल देखिए, समाज के अंतर्गत आप देखेंगे कि बहुत सारे तत्व आ रहे हैं। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत विदेशी भी आ रहे हैं, देसी जो शासन है उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि बहुत सारा जनजातियों का भारतीय समाज में आत्मसातीकरण होगा, वो भारतीय समाज के अंग बनेंगे। क्योंकि ये जो सातवाहन हैं इन्होंने भूमि अनुदान की प्रथा शुरू की थी, और भूमि अनुदान का एक स्वाभाविक परिणाम ये हुआ कि समाज के बहुत से जो जनजातीय तत्व थे, ठीक है, उन सबको भूमि अनुदान के माध्यम बांटा गया, जो उसके ब्राह्मणों को दिया गया। आरंभ में तो भूमि अनुदान धार्मिक अनुदान के रूप में ही दिए गए, ब्राह्मणों को दिए गए। ठीक है, तो अब जो है जब दिया गया तो ब्राह्मणों ने क्या किया कि एक बड़े क्षेत्र को आबाद किया, जिसको भी भूमि अनुदान मिला तो वहां पे उन्होंने आबाद किया। तो वहां की जो जनसंख्या है वो कृषक जनसंख्या के रूप में, कृषक के रूप में तब्दील होने लगी। ठीक है, तो एक बड़ी जनजाति जनसंख्या का भी क्या हुआ, भारतीय समाज में आत्मसातीकरण होने लगा। इसका एक परिणाम आप देखेंगे कि वर्ण संकरता, क्योंकि सामाजिक विस्तार हो रहा है ना, तो वर्ण संकरता बढ़ने लगी। ठीक है, और इसी समय मनु ने मनुस्मृति की रचना की, जिसमें जो वर्ण व्यवस्था है उसको बनाए रखने पर जोर दिया गया। ठीक है, तो ये जो अद्वितीय ब्राह्मण का अर्थ है कि ये जो इसने ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि ले, मतलब ब्राह्मण वर्ण की सुरक्षा के लिए वर्ण संकरता को रोकने का इसके द्वारा प्रयास किया गया। ठीक है, तो इसकी एक उपाधि क्या है? गौतमी पुत्र सातकर्णी की अद्वितीय ब्राह्मण। ठीक है, दूसरी है द्वितीय परशुराम है, क्षत्रिय दर्प मान मर्दन। ठीक है, मतलब ऐसा कहा गया कि क्षत्रियों का इसने दमन किया, तो परशुराम ने भी क्षत्रियों का दमन किया, तो द्वितीय परशुराम की उपाधि ली। क्षत्रिय दर्प मान मर्दन, क्षत्रियों के दर्प का, घमंड का मान मर्दन इसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसकी जो उपाधि है गौतमी पुत्र सातकर्णी की कौन कौन है? अद्वितीय ब्राह्मण, द्वितीय परशुराम, क्षत्रिय दर्प मान मर्दन, मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है, इसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा। ठीक है, अद्वितीय ब्राह्मण मतलब एकमात्र ब्राह्मण कहा। शकों को हराया। शक कौन है? विदेशी हैं, तो शकों को इसने पराजित किया। अनेक क्षत्रियों का नाश किया। आई बात में? तो जब क्षत्रियों का नाश किया तो इसने क्षत्रिय दर्प मान मर्दन की उपाधि ली। अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा, अद्वितीय ब्राह्मण। ठीक है, और द्वितीय परशुराम भी क्षत्रियों के नाश से ही संबंधित है, क्षत्रियों के पतन से ही संबंधित है। तो इस तरीके से गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने को एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण कहा। इसने शकों, जो विदेशी शक्ति है, शक, हाँ, उनको पराजित किया। ठीक है, और क्षत्रियों का नाश किया। अब देखिए शक जो है ना, अब शकों की हमने कहा कि 5 शाखाएं थी, याद है कुछ कुछ? कोई थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। शकों की कितनी शाखाएं थी? 5। एक अफगानिस्तान में है, एक पंजाब में है, मथुरा में है, पश्चिम के शक हैं, उज्जैन में है। तो इस तरीके से 5 शाखाएं हैं। कुछ कुछ याद आया? तो पश्चिमी शाखा के जो शक हैं उन्हें क्षहरात वंश के शक कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी शाखा के जो शक हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षहरात वंश के शक। उस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है, उसका नाम है नहपान।
क्या नाम है? नहपान। तो छहरात वंश का शासक है, छहरात वंश का शासक है नहपान। इस नहपान को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया। ठीक है, नहपान को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया। पराजित करने के पश्चात उसके क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया, यानी मालवा और काठियावाड़ पर अधिकार स्थापित किया, जो शकों के अधीन था। ठीक है, आई बात समझ में? शकों को पराजित किया तो पश्चिमी शाखा के जो शक हैं उन्हें छहरात वंश के शक कहते हैं। ठीक है, और इस छहरात वंश के शक का एक महत्वपूर्ण शासक है, उसका नाम है नहपान। तो नहपान को किसने पराजित किया? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पश्चिमी शाखा के शक छहरात वंश के शासक नहपान को पराजित किया, उसके क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित किया, यानी मालवा और काठियावाड़ पर अधिकार स्थापित किया। ठीक है, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था, संभवतः आंध्र पर भी उसका अधिकार था। दरअसल नहपान के कुछ सिक्के मिले हैं, ठीक है, जिसमें एक तरफ उसका नाम अंकित है और दूसरी तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी का। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि भाई कोई स्वतंत्र शासक दूसरे शासक का अपने सिक्के पर नाम क्यों उत्कीर्ण करेगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया। तो इस तरीके से जो सातवाहन साम्राज्य है उसका विस्तार कहां तक हुआ? गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो साम्राज्य था उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला, आंध्र प्रदेश पर भी उसका अधिकार स्थापित हुआ। ठीक है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी क्लियर है। सातवाहन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी उसकी माता का नाम है। ठीक है, इसकी उपाधि है अद्वितीय ब्राह्मण, मतलब इसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा। द्वितीय परशुराम, क्षत्रिय दर्पमान मर्दन, क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसने शकों को भी पराजित किया। शकों की पश्चिमी शाखा के जो शक हैं छहरात वंश के शक कहलाते हैं। उसके जो महत्वपूर्ण शासक है नहपान, उसको इसने एक युद्ध में पराजित किया और उसके क्षेत्र यानी मालवा और काठियावाड़ पर अपना अधिकार स्थापित किया। ये इसकी जानकारी हमें नहपान के कुछ सिक्कों से मिलती है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो साम्राज्य था वो उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और आंध्र तक विस्तृत हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? आगे चले। अगला जो महत्वपूर्ण शासक है सातवाहन वंश का, उसका नाम है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। ठीक है, अब वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, इसकी मां का क्या नाम हो गया? वशिष्ठी। ठीक है, तो सातवाहन शासक अपनी माता का नाम अपने नाम के आगे लिखते थे। ठीक है, तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी अगला महत्वपूर्ण शासक है। ठीक है, अब देखिए इसके जो सिक्के हैं और अभिलेख वो आंध्र प्रदेश में पाए गए। ठीक है, इससे पता चलता है कि आंध्र पर उसका अधिकार था, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र दूसरी सदी के मध्य तक सातवाहन राज्य का क्या होता था? अंग बन चुका था। ठीक है, क्योंकि गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय में ही हम देख रहे हैं कि मालवा से लेकर कर्नाटक और आंध्र ये सातवाहन वंश के अंतर्गत आ चुके हैं, और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के जो कुछ अभिलेख हैं, कुछ सिक्के हैं, वो आंध्र प्रदेश से हमें मिल रहे हैं। इससे पता है कि ये जो क्षेत्र है वो सातवाहनों के अधीन है। मैंने पढ़ाया था अभिलेखों में, जब पहला क्लास आप देखेंगे कि सिक्कों का अपना महत्व है। सिक्के जो होते हैं वो राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हैं कि राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी। जैसे कुषाणों ने सोने के खूब सिक्के चलाए, इसका मतलब है कि उनके राज्य में समृद्धि थी, खूब अच्छा व्यापार होता था, तभी तो सोने जैसी महंगी धातुओं के सिक्के वो चला रहे हैं। ठीक है, तो मैंने देखा कि वाणिज्य व्यापार का अच्छा समय था, रोमन व्यापार था, और उनसे वो खूब बुलियंस के रूप में सोने चांदी प्राप्त करते थे। सोने के सिक्के उन्होंने जारी किए। रेशम मार्ग पर नियंत्रण था, उससे भी खूब आमदनी उनकी होती थी। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण बात सिक्कों से हमें ये पता चलता है कि साम्राज्य के
सीमा निर्धारण में सिक्के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर मुखर्जी नगर का शासक कोई अमुक व्यक्ति है, ठीक है, मुखर्जी नगर दिल्ली में है, वहां का शासक कोई व्यक्ति है, तो वो चाहेगा कि किसी दूसरे क्षेत्र के शासक का सिक्का हमारे राज्य में चले जब राजतंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित हो। राजतंत्रात्मक व्यवस्था का अर्थ यही हुआ ना कि अपने क्षेत्र में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित होना, अपने सिक्के स्थापित होना, अपना सब कुछ चलना, ठीक है। तो अगर आंध्र प्रदेश से गौतमी वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के सिक्के मिल रहे हैं, अभिलेख मिल रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये क्षेत्र किसके अधीन रहा होगा? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी यानी सातवाहनों के अधीन रहा होगा, ठीक है। आई बात समझ में? इसने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद में, मतलब प्रतिष्ठान या पैठन में बनाई, स्थापित की, या ठीक है, इसने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को ही बनाई। शकों द्वारा कोंकण समुद्र तट और मालवा पर अधिकार करने के साथ ही शक सातवाहन संघर्ष पुनः छिड़ गया, ठीक है। जब शकों ने कोंकण समुद्र तट और मालवा पर अधिकार किया, मतलब एक बार पुनः, चूंकि मालवा किसके अधीन है? सातवाहन। तो कोंकण क्षेत्र और मालवा पर जब शकों ने अधिकार किया तो एक बार पुनः शक सातवाहन संघर्ष छिड़ गया, क्योंकि मालवा किसके अधीन था? सातवाहनों के। शक शासक है रुद्रदामन प्रथम, ये बहुत ही प्रतापी शासक है। इसने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया, ठीक है। चूंकि सातवाहनों से वैवाहिक संबंध थे शकों के, इसलिए उनका समूल नाश नहीं किया, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है। मतलब शक शासक, इतना ध्यान रखिएगा कि रुद्रदामन ने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया, लेकिन उनका समूल नाश नहीं किया, क्योंकि शकों का सातवाहनों के साथ वैवाहिक संबंध था। अगला शासक है यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है। इसने उत्तर कोंकण और मालवा को शकों से वापस ले लिया। अब देखिए, सातवाहन, चूंकि शक शासक रुद्रदामन ने सातवाहनों को 2 बार पराजित करके उत्तरी कोंकण और मालवा पर अधिकार स्थापित किया, तो यज्ञश्री सातकर्णी ने शकों से पुनः अपना क्षेत्र प्राप्त कर लिया, ठीक है। दूसरा, इसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाए गए हैं, यज्ञश्री सातकर्णी की। अब गुजरात में सिक्के मिलने से क्या हुआ कि इनकी जो सीमा थी समुद्र से लगी, तो विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला होगा। यही कारण है कि यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र है, जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसकी रुचि को क्या करता है? दर्शाता है, ठीक है। यानी चूंकि इसके साम्राज्य के अंतर्गत अब गुजरात का वो क्षेत्र, गुजरात का समुद्र तटीय क्षेत्र भी आए, और इसकी रुचि इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र अंकित है। इससे पता चलता है कि जल यात्रा या समुद्री व्यापार में उसकी रुचि थी, और समुद्री व्यापार निश्चित रूप से रहा होगा, और यही समुद्री व्यापार सातवाहन समृद्धि का आधार निर्मित किया होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो ये कुछ महत्वपूर्ण शक शासक थे, ठीक है, जिनके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको दी गई। इनके बारे में, इनकी उपाधि, इनके सिक्के, क्या नाम मिलता है, इनके अभिलेख जो चर्चा की गई, उसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आगे अब अगला हमारा टॉपिक है सातवाहन संस्कृति, ठीक है। सातवाहन संस्कृति। तो सातवाहन संस्कृति यानी सातवाहन काल में दक्कन यानी दक्षिण की भौतिक संस्कृति में स्थानीय उपादान और उत्तर के वैशिष्ट दोनों का मिश्रण है। इस बात को समझ लीजिएगा। दक्कन के स्थानीय उपादान और उत्तर के वैशिष्ट दोनों का मिश्रण है, ठीक है। दरअसल अब देखिए, जो दक्षिण में संस्कृति, सातवाहन संस्कृति का विकास हुआ, ठीक है, वो किस भूमि पर हुआ? भाई, मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत कभी ये क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है।
तो मौर्य साम्राज्य के कुछ तत्व तो सातवाहन संस्कृति के अंतर्गत आएंगे ही ना, नहीं समझे? यानी सातवाहन वंश की स्थापना मौर्य साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात चूंकि इन क्षेत्रों पर कभी मौर्य शासन का क्या होता था, मौर्य वंश का शासन हुआ करता था। तो जब मौर्य वंश का पतन हुआ तो वहां पे सातवाहन वंश की स्थापना हुई। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि मौर्य काल के कुछ तत्व, प्रशासन की कुछ बातें, समाज की कुछ चीजें सातवाहन वंश में आएंगी कि नहीं आएंगी? स्वाभाविक सी आएंगी। ठीक है। तो उत्तर के, चूंकि मौर्य वंश का केंद्रीय क्षेत्र कहां था? मगध, उत्तर में पड़ता है। तो उत्तर के कुछ तत्व उसमें दिखाई देंगे, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है। तो सातवाहन जो संस्कृति है उसका जो निर्माण हुआ वो दक्षिण के और उत्तर दोनों के तत्वों से मिलने से हुआ। आई बात समझ में? सातवाहन संस्कृति का जो निर्माण हुआ वो उत्तर और दक्षिण दोनों तत्वों के मिलने से दक्षिण भारत, दक्कन के यानी दक्षिण में सातवाहन संस्कृति का निर्माण हुआ। क्योंकि सातवाहन वंश का जो क्षेत्र है, सातवाहन वंश की जो स्थापना है वो मौर्य ध्वंसावशेषों, वो कभी मौर्य काल के अंतर्गत वो क्षेत्र आते थे और मौर्य काल का जो केंद्रीय क्षेत्र था वो उत्तर भारत के अंतर्गत था, यानी मगध का क्षेत्र था। ठीक है। तो इसलिए ये लाइन कही जा रही है। ठीक है। तो उत्तर के संपर्क से क्या क्या इन्होंने सीखा? तो उत्तर के संपर्क से दक्कन के लोगों ने सिक्के जो ढालने की विधि है, सिक्कों की जो विधि है, पकी ईंट का प्रयोग है, छल्लेदार कुओं का प्रयोग है, लेखन कला आदि का प्रयोग सीखा। ठीक है। आदि का प्रयोग सीखा। देखिए, प्राकृत, चूंकि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत। लिपि अलग अलग थी, भाषा प्राकृत थी। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, यूनानी, 4 लिपि थी अशोक की भाषा की लिपि, लेकिन भाषा प्राकृत। ठीक है। सातवाहनों की राज की भाषा प्राकृत। ठीक है। तो लेखन कला, ठीक है, उन्होंने सीखा। छल्लेदार कुओं का प्रयोग सीखा, पकी ईंट के निर्माण को सीखा। ठीक है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उन्होंने उत्तर भारत से सीखा। सिक्कों के बारे में सीखा, चूंकि पंचमार्क सिक्के हमने देखा, मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र जैसे सिक्कों का संचालन किसने किया? मौर्यों ने किया। तो सिक्कों के ढालने की विधि हो, पकी ईंटों का प्रयोग हो, छल्लेदार कुएं हो, ठीक है, लेखन कला, ये सब उत्तर से दक्कन के लोगों ने सीखा। ठीक है। नेक्स्ट, सातवाहन दक्कन की किसी जनजाति के लोग थे, लेकिन वे ब्राह्मण बना लिए गए। दरअसल एक समय तो ऐसा ही था ना कि एक बड़ी जनसंख्या तो जनजाति ही थी, बाद में अलग अलग वर्ण के रूप में वो ढलती चली गई। तो ये जो सातवाहन थे वो दक्षिण की किसी जनजाति से संबंधित थे, लेकिन बाद में वो ब्राह्मण बना लिए गए। और यही कारण है कि इन्होंने बड़े जोर देकर इस बात को कहा कि वो ब्राह्मण वंश के हैं। जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी अपने को अद्वितीय ब्राह्मण कहता है। ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने चातुर्वर्ण व्यवस्था, चातुर्वर्ण व्यवस्था का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चातुर्वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया, वर्ण संकरता को रोका। वह कहता है कि वह सच्चा ब्राह्मण कौन है? वही है। ठीक है। इस बात को समझ लीजिए। सातवाहन दक्षिण के किसी जनजाति से संबंधित थे, बाद में वो ब्राह्मण हो गए। सातवाहन वंश का एक शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी। वो कहता है कि उसने चातुर्वर्ण व्यवस्था को क्या किया? पुनः स्थापित किया। यानी जिस तरीके से समाज में वर्ण संकरता बढ़ रही थी, उस चीज को देखते हुए चातुर्वर्ण व्यवस्था को उसने पुनः स्थापित या प्रतिष्ठित किया। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चतुर्वर्ण व्यवस्था है, यही है ना, उसको उसने स्थापित किया। वर्ण संकरता को उसने रोका। ठीक है। यानी
जैसे वर्ण संकरता का अर्थ है कि समाज में बहुत सारे तत्व आ रहे हैं, ठीक है, उधर से विदेशी भी आ रहे हैं, वो भी भारतीय समाज में मिल रहे हैं, तो वर्ण संकरता को उसने रोका, ठीक है। और इसी अर्थ में कहता है कि सच्चा ब्राह्मण कौन है, वही है गौतमी पुत्र सातकर्णी, और इसने अद्वितीय ब्राह्मण का क्या किया, उपाधि धारण की, ठीक है। ये बात समझ में आई। सातवाहन समाज मातृसत्तात्मक था। कैसा था? मातृसत्तात्मक। मैंने कहा ना कि सातवाहन शासक अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो गौतमी सातकर्णी की माता का नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, यज्ञ श्री सातकर्णी, ठीक है। तो अपने नाम के पहले वो अपनी माता का नाम लिखते थे। तो इससे पता चलता है कि जो सातवाहन समाज था वो कैसा था, मातृसत्तात्मक था। लेकिन राजकुल जो था वो पितृसत्तात्मक था, मतलब जो राजा बनता था वो पितृसत्तात्मक यानी पुरुष ही बनता था, ठीक है। राजकुल कैसा था, पितृसत्तात्मक, ठीक है। राजा कौन बनता था, पुरुष, ठीक है। और वह राजा अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम का प्रयोग कर रहा है, अर्थात समाज मातृसत्तात्मक था, महिलाओं का समाज में विशेष महत्व, विशेष स्थान था, ठीक है। सातवाहन शासक ब्राह्मण कह रहे हैं अपने को, तो ब्राह्मण मतानुयायी हैं। ब्राह्मण मतानुयायी होते हुए भी ये अन्य धर्मों के प्रति क्या है, उदार हैं, और यही कारण है कि बौद्ध भिक्षुओं को उन्होंने अनुदान भी दिया, ठीक है। तो ब्राह्मण होते हुए भी ये अन्य धर्मों के प्रति क्या है, उदार हैं। और उदारता का जो इनका उदाहरण मिलता है, उदारता के जो इनके प्रमाण मिलते हैं, वो मिलता है कि इन्होंने अन्य बौद्ध धर्मों को अनुदान आदि भी दिया, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। सातवाहन संस्कृति का निर्माण कैसे हुआ? सातवाहन संस्कृति का निर्माण उत्तर और दक्षिण के मिलन से हुआ। दक्षिण क्षेत्र में सातवाहन वंश की स्थापना हुई, तो वहाँ के स्थानीय तत्वों से इन्होंने कुछ लिया, और उत्तर भारत से भी इन्होंने कुछ सीखा, ठीक है। चूंकि सातवाहन वंश का क्षेत्र वही है था जो मौर्यों के अधीन हुआ करता था, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर भारत का कुछ प्रभाव उस क्षेत्र पर पड़ेगा, और पड़ा भी। जैसे सिक्कों के चलाने की विधि इन्होंने उत्तर से सीखी, पकी ईंटों का प्रयोग, छल्लेदार कुओं का प्रयोग, लेखन कला का विकास। चूंकि सातवाहनों की राज की भाषा क्या है, प्राकृत, जो कभी मौर्यों की भी, अशोक की भी अभिलेखों में प्रयोग की जाती थी प्राकृत भाषा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने उत्तर भारत से ये चीजें सीखी, ठीक है। ये किसी दक्षिण की जनजाति से थे जो ब्राह्मण, अपने को ब्राह्मण कहते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी अपने को सच्चा ब्राह्मण कहता है, अद्वितीय ब्राह्मण कहता है, और वो कहता है कि उसने चतुर्वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया, क्योंकि समाज में उस समय वर्ण संकरता बढ़ रही थी, क्योंकि एक बड़ी संख्या में बहुत सारे तत्व भारतीय समाज में शामिल हो रहे थे। विदेशी हैं, वो शासक वर्ग हैं, क्षत्रिय द्वितीय क्षत्रिय के रूप में शामिल हो रहे हैं, जनजाति कृषक के रूप में तब्दील हो रहे हैं। तो वो इन्होंने दावा किया, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा कि उसने चतुर्वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। चतुर्वर्ण व्यवस्था से आशय है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों में विभाजित समाज था। तो इस वर्ण संकरता को इसने रोका और इस व्यवस्था को स्थापित किया, ठीक है। तो अपने को गौतमी पुत्र सातकर्णी सच्चा ब्राह्मण कहता है, ठीक है। सातवाहन समाज मातृसत्तात्मक है, यानी सातवाहन शासक अपने नाम के पहले अपने माता के नाम लिखते हैं, अपनी माता के नाम का प्रयोग करते हैं। लेकिन राजकुल जो है वो पितृसत्तात्मक है, यानी राजा जो बनेगा वो पुरुष ही बनेगा और वंशानुगत के हिसाब से ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सातवाहनों का ये, चूंकि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण धर्म के मतानुयायी हैं। ब्राह्मण धर्म के मतानुयायी होने के साथ साथ ये धार्मिक रूप से सहिष्णु हैं, मतलब अन्य धर्मों के प्रति उदार है। ऐसा नहीं है कि अन्य धर्मों के प्रति इन्होंने कट्टरता की नीति अपनाई, जैसा कि शुंगों ने
ठीक है, बौद्धों को सताया, लेकिन इन्होंने बौद्धों को नहीं सताया, इन्होंने बौद्धों को दान दिया। ठीक है, तो अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु हैं, उदार हैं, और बौद्धों को इन्होंने दान दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से सातवाहन संस्कृति का निर्माण दक्षिण के अंतर्गत हुआ। आगे चलें। अब देखिए, सातवाहन काल में शिल्प और वाणिज्य, शिल्प एवं वाणिज्य, तो सातवाहन काल में शिल्प एवं वाणिज्य में प्रगति हुई। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, प्रगति का समय ही है। चूंकि इसके अंतर्गत एक बड़ा क्षेत्र है, गुजरात का समुद्री क्षेत्र भी सटा हुआ है, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिल रहा है। यज्ञ श्री सातकर्णी ने अपने सिक्कों पर जहाज के चित्र अंकित करवाए, जो कि विदेशी व्यापार को सूचित कर रहा है, मतलब विदेशी व्यापार होते रहे होंगे। विदेशी व्यापार तभी होगा जब शिल्पों का विकास होगा, वाणिज्य व्यापार में गति आएगी। और सातवाहनों ने भूमि अनुदान की प्रथा शुरू की थी। भूमि अनुदान से की प्रथा से कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। कृषि क्षेत्र का विस्तार होने का अर्थ है कि कृषि में उत्पादन बढ़ा। ठीक है, जब कृषि में उत्पादन बढ़ा तो उससे शिल्पों के विकास में क्या हुआ, मदद मिली। ठीक है, तो इस तरीके से सातवाहन काल के अंतर्गत शिल्प और वाणिज्य में प्रगति देखी गई। ठीक है, शिल्पी और वणिक दोनों बौद्ध धर्म के निमित्त उदारता पूर्वक दान दिए। ठीक है, देखिए, शिल्प और वणिक, इनका झुकाव किधर था, बौद्ध धर्म के प्रति था। क्योंकि कनिष्क के समय में आपने देखा कि महायान बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। ठीक है, और चूंकि बौद्ध धर्म वाणिज्य व्यापार यानी शिल्प और वणिकों के लिए उस समय काफी सहज हो चुका था, उनके अनुकूल था, चूंकि उसमें अहिंसा की बात की जा रही थी। ठीक है, उसमें वाणिज्य व्यापार की जो मुनाफा है, ब्याज और मुनाफाखोरी को उसने जायज बताया। तो वणिक और शिल्पी वर्ग के लिए बौद्ध धर्म सहज था। यही चीज आप गुप्त काल में देखेंगे कि गुप्त काल के अंतर्गत जब ब्राह्मण धर्म में बहुत सारे सुधार किए गए, गीता की, श्रीमद् भागवत गीता की रचना की जाएगी, ब्राह्मण धर्म में बहुत सारे सुधार देखने को मिलेंगे। तो वो अब जैसे भागवत धर्म का उद्भव और विकास होगा गुप्त काल में, और भागवत धर्म का जो मूल है वो है भक्ति और अहिंसा। भागवत धर्म का जो मूल तत्व है वो है भक्ति और अहिंसा, और ये दोनों चीजें इस शिल्प और वणिक वर्ग और विदेशियों को आकर्षित करेंगी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में जो अहिंसा की भाव है, बौद्ध धर्म में जो ब्याज मुनाफाखोरी जो कि वाणिज्य व्यापार की रीढ़ होती है उसको समर्थन दिया गया, तो शिल्प और वणिक उसकी तरफ स्वाभाविक था कि आकृष्ट हुए, और यही कारण था कि उन्होंने बौद्ध धर्म को खूब सारा दान दिया। ठीक है, शिल्पियों में गंधिकों का नाम दाता के रूप में उल्लेखित है। ठीक है, गंधिक एक शिल्पी हैं जिन्हें गंधिक कहा जा रहा है। गंधिक इत्र आदि बनाते थे। इत्र चूंकि सुगंधित होता है, शायद उसी से इनका नाम गंधिक रहा होगा। बाद में हर प्रकार के दुकानदारों के लिए यह शब्द प्रयुक्त होने लगा। ठीक है, तो शिल्पियों का एक वर्ग है जिसे हम कह रहे हैं गंधिक। ठीक है, गंधिक आरंभ में इत्र वगैरह बनाते थे, तो इत्र सुगंधित होता है, इसी से शायद गंधिक इन्हें कहा गया। ठीक है, इनको दाता के रूप में कहा गया कि गंधिक दाता थे। ठीक है, यानी दान देने वाला। ठीक है, बाद में इस शब्द का प्रयोग यानी हर दुकानदारों के लिए किया जाने लगा। हर प्रकार के व्यवसाय में, हर प्रकार के शिल्पों में संलग्न लोगों के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो शिल्पी और वणिक क्या थे, बौद्ध धर्म को इन्होंने दान दिया क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रति ये सहज थे। और इनमें एक शिल्पी हैं जिनका नाम है गंधिक, जो आरंभ में इत्र आदि का क्या करते थे, बनाते थे। शायद इसी से गंधिक का विकास हुआ। ठीक है, गंधिक शिल्पी कहलाए, और इन्होंने खूब दान दिया, इसलिए ये दाता के रूप में कहे जाए। और इसी से आगे चलकर हर दुकानदार या हर तरीके के शिल्पों में जो है उनको गंधिक कहा गया। ठीक है,
तो ये क्लियर है। अब देखिए सातवाहनों ने सिक्के राह चलाए, तो सीसे, पोटीन, तांबे और कांसे, ये ध्यान रखना आप। चूंकि वाणिज्य व्यापार के लिए मुद्रा अर्थव्यवस्था बहुत आवश्यक होता है, मुद्रा अर्थव्यवस्था में लेन देन ये सब चीजें सहज हो जाती हैं, तो वाणिज्य व्यापार की चूंकि प्रगति का काल है, तो इस समय सातवाहन शासकों द्वारा सिक्के भी चलाए गए, और सिक्के सीसे, पोटीन, तांबे और कांसे की चलाए गए। ठीक है, ये पूछता है कि पोटीन के सिक्के किसने चलाए, सीसे के सिक्के किसने चलाए। चूंकि तांबा और कांसा तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन पोटीन और सीसे के सिक्के सातवाहनों द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सातवाहनों ने सीसे, पोटीन, कांसा और तांबे की मुद्राएं चलाई। भारी संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापार का संकेत मिलता है। ठीक है, मतलब चूंकि ये वो काल है जिस काल के अंतर्गत भारत और रोम व्यापार क्या था, काफी पुष्पित पल्लवित था। बहुत रोम के साथ बहुत ही धूमधाम से भारत का व्यापार होता था। चूंकि बंदरगाह से भी जुड़ गए, गुजरात का क्षेत्र भी है, तो रोम के साथ स्वाभाविक है व्यापार होता रहा होगा, और इस व्यापार के प्रमाण जो रोमन सिक्के मिले हैं उससे पता चलता है। ठीक है, तो सातवाहन सिक्के और रोमन सिक्कों का पाए जाने से पता चलता है कि इनके रोम के साथ भी व्यापार रहे होंगे। ठीक है, तो शिल्प एवं वाणिज्य क्लियर है। शिल्पों की संख्या में वृद्धि हुई, इसका परिणाम था वाणिज्य व्यापार में प्रगति। ठीक है, इसका जो है हमें कैसे पता चलता है, तो शिल्पी और वणिक दोनों ने खूब दान दिए। उन दानदाताओं में एक है गंधिक, जिसे दानदाता के रूप में जाना जा रहा है। इन्होंने सिक्के जारी किए, सीसे, पोटीन, तांबे, कांसे के सातवाहनों ने सिक्के जारी किए, और रोमन के साथ इनके व्यापारिक संबंध थे, जो दोनों के सिक्कों के मिलने से हमें पता चलता है। ठीक है, तो इस काल में क्या है, वाणिज्य, शिल्प और वाणिज्य का प्रगति का काल है। ठीक है, आगे चलें। प्रशासनिक ढांचा, सातवाहनों का प्रशासनिक ढांचा। सातवाहन शासकों ने धर्मशास्त्रों में बताए गए राजा के आदर्शों का अनुकरण किया। दरअसल सातवाहन शासक क्या आपने करें, ब्राह्मण, चतुर्वर्ण व्यवस्था के संस्थापक। ठीक है, तो धर्मशास्त्रों के अनुसार इन्होंने शासन किया, यानी धर्मशास्त्रों में बताए गए राजा के आदर्शों के अनुसार इन्होंने शासन संचालित किया। ठीक है, चूंकि सातवाहन अपने को क्या कह रहे हैं कि वो चतुर्वर्ण व्यवस्था के क्या है, संस्थापक हैं, अपने को ब्राह्मण कह रहे हैं, लेकिन कार्य इनका क्या है, राजाओं की तरह राजा है। तो इन्होंने राजा के आदर्शों को धर्मशास्त्रों से ग्रहण किया। ठीक है, तो धर्मशास्त्रों में जो राजा के लिए बताए गए हैं उसके उन्होंने अनुकरण किया। तो क्या होता है राजा का कार्य, तो राजा धर्म का क्या होता है, संरक्षक होता है। राजा धर्म का संरक्षक होता है। व्यापक अर्थ है धर्म का अर्थ यहाँ। तो अब जैसे धर्म का मतलब केवल ब्राह्मण धर्म से नहीं लीजिएगा, धर्म का संरक्षक होता है मतलब अपनी प्रजा के प्रति उसके क्या दायित्व होने चाहिए, अपने क्षेत्र में लोगों के प्रति उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए। ठीक है, तो धर्म का संरक्षक होता है। उसमें कुछ दैवीय गुणों का होना माना जाता है, और यही कारण है कि सातवाहन राजाओं का जो वर्णन है, मतलब सातवाहन राजाओं की जो तुलना है वो पौराणिक देवताओं से भी की गई, जैसे राम, भीम, केशव, अर्जुन आदि पौराणिक महापुरुषों के गुणों के रूप में विभूषित किया गया है। ठीक है, तो राजा क्या होता है, धर्म का संरक्षक होता है। धर्म का यहाँ व्यापक अर्थ है। धर्म का अर्थ केवल ब्राह्मण धर्म नहीं है। राजा का अपनी प्रजा के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, राजा का अपने साम्राज्य के प्रति क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, व्यापक अर्थ है। ठीक है, और यही कारण है कि राजा में कुछ दैवीय गुणों का भी होना आवश्यक है। इसीलिए जो सातवाहन शासक हैं उनकी तुलना पौराणिक महापुरुषों के साथ भी की गई, जैसे राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
केशव, ठीक है, भीम, अर्जुन, ये जो पौराणिक महापुरुष हैं उनसे इनकी तुलना की गई, इनके पराक्रम की तुलना की गई, ठीक है। जिलों को आहार कहा जाता था, उनके अधिकारी अमात्य और महामात्य कहलाते थे। ये आहार जो आप देख रहे हैं ना, ये मौर्य प्रशासन में भी थे। मौर्य प्रशासन में भी जिलों को क्या कहा जाता था? आहार। तो यानी मौर्य भूमि पर सातवाहन वंश की नींव पड़ी, तो उसके कुछ तत्व दिखाई देंगे, तो प्रशासन में भी दिखाई देंगे, ठीक है। तो जिलों को क्या कहा गया? आहार कहा गया। प्रांतों को जिलों में बांटा जाता था, जिलों को आहार कहा गया। आहार में जो अधिकारी नियुक्त होता था उसे अमात्य या महामात्य कहते थे, ठीक है। सेनापति को प्रांत का शासनाध्यक्ष या गवर्नर बनाया जाता था, ठीक है। सेनापति को भी जो प्रांत का शासनाध्यक्ष या गवर्नर बनाया जाता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो सातवाहन शासकों, चूंकि सातवाहन ब्राह्मण थे, तो इन्होंने धर्मशास्त्रों के अनुसार राजा का जो कर्तव्य होता है उसका अनुकरण किया। राजा चूंकि धर्म का संरक्षक होता है, धर्म का यहाँ व्यापक अर्थ है, ठीक है, और इसलिए उसमें कुछ दैवीय गुणों का होना आवश्यक होना चाहिए। और यही कारण है कि सातवाहन शासकों की तुलना पौराणिक महापुरुषों जैसे राम, केशव, अर्जुन, भीम इनसे की गई, उनके पराक्रम से की गई। सातवाहन जो साम्राज्य है वो आहार या जिलों में विभाजित होता था। उस पर अमात्य या महामात्य नामक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। जो सेनापति होते थे, जो उनको भी प्रांतों के शासनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता था, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र महत्वपूर्ण है, और ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रशासन है वो गौल्मिक के अधीन था। ये ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव के प्रशासन का जो प्रमुख है उसे गौल्मिक कहा जाता था, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र किसके अधीन था? गौल्मिक। तो गांव के प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? गौल्मिक, ठीक है। गौल्मिक एक सैन्य टुकड़ी का प्रधान होता था, उसके अंतर्गत एक सेना भी होती थी, ठीक है, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे, ठीक है। यानी गौल्मिक गांव के प्रशासन का प्रमुख होता था, उसके अधीन एक सैनिक टुकड़ी भी होती थी, और उस सैनिक टुकड़ी में 9 रथ होते थे, 9 हाथी होते थे, 25 घोड़े होते थे, 45 पैदल होते थे। गौल्मिक का जो मुख्य कार्य था वो था गांव में शांति व्यवस्था स्थापित करना, गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। तो ग्राम प्रशासन से जुड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था वो था गौल्मिक, ठीक है। गौल्मिक का मुख्य कार्य होता था गांव में शांति व्यवस्था स्थापित करना, गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखना। इस शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसके अधीन एक छोटी सैनिक टुकड़ी भी होती थी, सेना भी होती थी, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक होते थे, ठीक है। सातवाहन अभिलेखों में कटक और स्कंधवार शब्दों की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ सैनिक शिविर और बस्तियां होती हैं, ठीक है। तो सातवाहन अभिलेखों में कटक और स्कंधवार, ठीक है, इन शब्दों का जो अर्थ है वो है सैनिक शिविर, ठीक है, या बस्तियां, सैनिक बस्तियां, ठीक है। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की, ये ध्यान रखना। सातवाहन राजाओं ने यानी सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्रामदान देने की प्रथा आरंभ की, यानी भूमि अनुदान का आरंभिक साक्ष्य। तो भूमि अनुदान सबसे पहले कहां दिया गया? धार्मिक कार्यों के लिए, यानी ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को, ठीक है। तो सातवाहनों ने सबसे पहले भूमि अनुदान की प्रथा क्या की? शुरू की,
और ये भूमि अनुदान सबसे पहले कहाँ दिए गए? धार्मिक कार्यों के लिए दिए गए, ठीक है। यानी ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान के रूप में दिए गए, ठीक है। अब इससे क्या हुआ आगे चल के कि ये ब्राह्मण क्या होंगे? ताकतवर होंगे, ये बौद्ध भिक्षु क्या होंगे? शक्तिशाली होंगे। तो धीरे धीरे उनके स्वरूप में परिवर्तन आएगा और फिर इससे कहीं न कहीं भूमि अनुदान की प्रथा, पहले तो मान लीजिए कि धार्मिक कार्यों के लिए दिए गए, बाद में ये भूमि अनुदान गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत आप देखेंगे कि ये सेवा के बदले दिए जाने लगेंगे, वेतन के बदले दिए जाने लगेंगे और फिर इससे सामंतवाद जैसी परंपरा का उद्भव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले भूमि अनुदान किसने दिया? सातवाहनों ने। सातवाहनों ने भूमि अनुदान किस रूप में दिया था? धार्मिक कार्यों के रूप में। ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को इसने भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी, ठीक है। सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था, उसे सिक्का ढालने का क्या होता था? अधिकार था, सिक्का ढालने का अधिकार था, ठीक है। द्वितीय श्रेणी का महाभोज और तृतीय श्रेणी का सेनापति कहलाता था, ठीक है। यानी एक तरीके से देखा जाए ना तो ये जो मौर्योत्तर काल के शासक है ना, वो उनके अधीन कई छोटे छोटे शासक भी हुआ करते थे जिस पर उन्होंने शासन किया। चूंकि एक बड़ा क्षेत्र, जब ये क्षेत्र के अपने अधिकार में लिए तो उनके, अब जैसे महाराजा धीराज इस तरह की उपाधियां जो ये ले रहे हैं, परम भट्टारक, ठीक है, बड़ी बड़ी उपाधियां ले रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि उनके अंतर्गत छोटे छोटे राजा हैं। तो सामंतों की 3 श्रेणियां थी जिसमें ये छोटे छोटे राजा हैं सामंत, ठीक है, जिसमें पहला जो है वो राजा कहला रहा है और वो सिक्का ढाल सकता है। द्वितीय श्रेणी का जो है महाभोज है और तृतीय श्रेणी का सेनापति कहलाता था, ठीक है। तो ये जो है महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। अब देखिए धर्म, सातवाहन कालीन धर्म, ठीक है। तो निश्चित रूप से ब्राह्मण है, ठीक है, तो ब्राह्मण है। दूसरी बात कि वैदिक कर्मकांडों को इन्होंने पुनर्जीवित किया, जैसे राजाओं और रानियों ने अश्वमेध, वाजपेय आदि वैदिक यज्ञ किए, ठीक है। तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण धर्म को इन्होंने स्थापित किया और वैदिक कर्मकांडों को पुनर्जीवित किया। और वैदिक कर्मकांड अर्थात वैदिक यज्ञ, अश्वमेध, वाजपेय, राजसूय यज्ञ किए, ठीक है। अब जैसे नानाघाट अभिलेख में है ना कि या सातकर्णी फर्स्ट ने अश्वमेध और राजसूय जैसे यज्ञ किए, ठीक है। तो वैदिक कर्मकांड या वैदिक यज्ञों को पुनर्जीवित किया। वैष्णव देवताओं कृष्ण, वासुदेव आदि के उपासक हैं। सातवाहनों की जो धार्मिक नीति है वो धार्मिक सहिष्णुता की है, मतलब धार्मिक कट्टरता की नहीं है। ब्राह्मण होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु हैं, अन्य धर्मों के प्रति उदार हैं। यही कारण है कि बौद्धों को, बौद्ध भिक्षुओं को भी इन्होंने अनुदान दिया, बौद्धों को भूमि अनुदान दिया, ठीक है। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भी दान दिया, ठीक है। इस काल में नागार्जुन कोंड, अमरावती बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बने, ठीक है। मतलब सातवाहनों के समय में दक्षिण भारत के अंतर्गत नागार्जुन कोंड और अमरावती आंध्र प्रदेश में ये बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित हुए, ठीक है। तो ये क्लियर है, आगे चलें। वास्तुकला, ठीक है। तो सातवाहन काल के में पश्चिमोत्तर दक्कन या महाराष्ट्र में ठोस चट्टानों को काटकर, ठीक है, अनेक चैत्य और विहार बनाए गए। देखिए पहली बात ये दिमाग में रखिए कि क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमोत्तर दक्कन या महाराष्ट्र का ये क्षेत्र है। यहाँ के जो चट्टान हैं वो कैसे हैं? मुलायम प्रकृति के हैं, मुलायम प्रकृति के हैं, ठीक है। यही कारण है कि इन चट्टानों को काटना क्या है, अपेक्षाकृत आसान हुआ, ठीक है। और इन चट्टानों को काटकर चैत्य और विहार, ठीक है। चैत्य क्या है? बौद्धों का पूजा गृह, और विहार क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान यानी रहने का जगह,
ठीक है। तो चैत्य है पूजागृह और दूसरा है निवास। तो चट्टानों को काटकर चैत्य बनाए गए और बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए घर या निवास बनाए गए। ठीक है। चैत्य क्या है? बौद्ध पूजागृह है। ठीक है, यानी पूजा स्थल है। चूंकि महायान धर्म का विकास हुआ था और महायान में बुद्ध के प्रतीकों का पूजा किया जाता था। ठीक है, मूर्तियां बनाई गई। तो बौद्ध पूजागृह क्या है? चैत्य है। और विहार क्या है? भिक्षुओं के निवास स्थान। ठीक है। पश्चिमी दक्कन में कार्ले का चैत्य जो है सबसे मशहूर है, कार्ले का चैत्य। ठीक है। बिहार चैत्यों के पास बनाए गए, यहां वर्षा काल में भिक्षु निवास करते थे। नासिक में 3 विहार है। ठीक है, यानी चैत्य सीधी सीधी एक बात है कि चैत्य क्या है? पूजागृह है, विहार भिक्षुओं का निवास स्थान। बौद्ध धर्म जब हमने आपको पढ़ाया था तो हमने कहा कि 8 महीने वो अपने धर्म का क्या करते थे? प्रचार प्रसार करते थे। ठीक है। 4 महीने यानी वर्षा काल के दौरान वो क्या करते थे कि एक जगह निवास करते थे। ठीक है, जिसे वर्षावास या वत्स के नाम से जाना जाता था। तो इस वर्षा काल के दौरान वो रहने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना, उस जगह को विहार कहा गया। ठीक है। और तो पश्चिम के अंतर्गत जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, दक्कन का क्षेत्र है, उसके अंतर्गत पहाड़ी या चट्टानों को काटा गया और उन चट्टानों को काटकर चैत्य यानी बौद्ध भिक्षुओं के लिए पूजागृह और उनके लिए निवास स्थान यानी विहार बनाए गए। ठीक है। सबसे पुराना जो चैत्य है पश्चिमी दक्कन में कार्ले का चैत्य काफी मशहूर है और नासिक में 3 विहार ये भी प्रसिद्ध है। ठीक है। अब देखते हैं स्तूप। ठीक है। स्तूप गोल स्तंभाकार संरचना है। आपने इस तरह की आकृति देखी होगी। ठीक है। ये स्तूप के निर्माण क्या है? मतलब एक कटोरे को उल्टा करके रख दिया जाए तो स्तूप होता है। ये बुद्ध के अवशेष पर बने होते हैं। ठीक है, स्तूप। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण किया गया। ठीक है। आगे चल के बहुत सारे स्तूप बने। अशोक ने सांची का स्तूप काफी प्रसिद्ध है। तो स्तूप की संरचना कुछ इस तरह की होती है। ठीक है। तो बुद्ध गोल स्तंभाकार स्तूप क्या होते हैं? गोल स्तंभाकार संरचना होते हैं, बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित होते हैं। ठीक है। अमरावती के स्तूप का निर्माण 200 ईसा पूर्व में हुआ। यह भित्ति प्रतिमाओं से भरा है। इसमें बुद्ध के जीवन के विभिन्न दृश्य उकेरे गए हैं। ठीक है। तो स्तूप क्या होता है? गोल स्तंभाकार संरचना होती है। ठीक है। और ये बुद्ध के अवशेषों पर बनाए जाते हैं सामान्यतः। मतलब स्तूपों के कई प्रकार होते हैं, शारीरिक, पारिभौगिक, संकल्पित, इस तरह के स्तूप होते हैं। एडवांस लेवल पे आप पढ़ेंगे उसको। अभी आप समझिएगा कि जो स्तूप होते हैं वो गोल स्तंभायुक्त क्या होते हैं? स्तंभाकार संरचना होते हैं इस तरीके के। सामान्यतः बुद्ध के अवशेषों पर बनाए जाते हैं और जरूरी नहीं है, कभी कभी जैसे बुद्ध के पवित्र स्थलों पर भी बनाए गए। तो मतलब अवशेष जो आरंभिक स्तूप बने वो बुद्ध के अवशेषों पर बनाए गए। ठीक है, ये कहने का आशय है। 2 सेंचुरी बीसी में अमरावती का स्तूप बना जिसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित उसके जो भित्ति चित्र है, अंदर जो भित्ति है, दीवार है, उस पे बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न दृश्य उकेरे गए। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न दृश्य क्या हो सकते हैं? तो जैसे उनका निर्वाण प्राप्ति करना, उनका महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, ये सब शब्द कुछ याद आ रहे हैं? ठीक है। तो इस तरीके से उनके जीवन से संबंधित बहुत सारे दृश्य अमरावती की स्तूप में उकेरे गए। ठीक है, आगे चले। आगे अब है हमारा संगम युग। ठीक है, दक्षिण भारत के अंतर्गत है। यानी अशोक के अभिलेखों में हमने देखा कि दक्षिण भारत में अशोक कहता है कि दक्षिण भारत के अंतर्गत जो उसकी सीमा है उसके राज्य चोल, चेर, जिसे वो केरल पुत्र कहता है, पांड्य
और सतीपुत्र या पुत्र हैं उसकी सीमा पर, ठीक है। सतीपुत्र की पहचान स्थापित नहीं हो पाई है, ठीक है, पहचान स्थापित नहीं है, ठीक है। और चोर है, चोल, चेर, पांड, सतीपुत्र और केरल पुत्र, ठीक है। केरल पुत्र का मतलब चेर। तो अब जो है इसके अंतर्गत हम देखेंगे, इसे ही हम संगम युग के नाम से भी जानते हैं। तो संगम का जो बेसिक अर्थ है ना, वो है कि तमिल विद्वानों की एक बैठक हुई थी पांड्य राज्य में, ठीक है। और इसके बारे में हमें जानकारी मिलता है इरेनार अगपोरुल के भाष्य से। ऐसा उल्लेख मिलता है कि सर्वप्रथम पांड्य राज्य में तमिल विद्वानों की 3 बैठक हुई थी, ठीक है। और इसी कारण इसे हम संगम युग के नाम से भी जानते हैं। तो 3 आरंभिक राज्य जो थे वो कौन कौन से हैं? तो भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी छोर जो कृष्णा नदी के दक्षिण में पड़ता है 3 राज्यों में विभक्त है, जिसमें चोल है, चेर है, पांड्य हैं, ठीक है, चेर या केरल, ठीक है। अब जैसे अगर आप भारत का मैप देखेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये है चेर, ये केरल का क्षेत्र है, ठीक है। ये है पांड्य, सुदूर दक्षिण के अंतर्गत है पांड्य, और ये क्षेत्र जो है वो है चोल, ठीक है। ये हमारा कुछ चोल, चेर, पांड्य का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये सुदूर दक्षिण में ये 3 आरंभिक राज्य हैं, ठीक है। तो इनको जो है चोल, चेर और पांड्य के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीप का दक्षिणी छोर कृष्णा नदी के दक्षिण में पड़ता है, 3 राज्यों में विभक्त है, किसमें? चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर, पांड्य राज्यों के उदय में रोमन साम्राज्य के साथ बढ़ते हुए व्यापार का भी हाथ था, ठीक है। यानी इन राज्यों का इमरजेंस जो आप देख रहे हैं, चूंकि ये दक्षिण भारत में है, समुद्र से समुद्र तटीय हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, और फिर इनसे जो है विदेशी व्यापार यानी रोम के साथ जो व्यापार स्थापित हुआ 1st सेंचुरी में, ठीक है। एक नाविक है, उनका नाम है हिप्पालस। उन्होंने अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं को भी खोज निकाला, अरब सागर। और इससे क्या हुआ कि अरब सागर में मानसूनी हवाओं की खोज की। अब इससे विदेशी व्यापार में क्या हुआ? बहुत प्रगति आई, जिससे विदेशी व्यापार में प्रगति आई। कैसे व्यापार में प्रगति आई, इसे समझिए। जब मानसूनी हवा की खोज हो गई तो अब स्पष्ट हो गया कि हमें किस मौसम में व्यापार करना चाहिए, किस मौसम में व्यापार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इससे विदेशी व्यापार में तीव्रता आई, ठीक है। अब देखिए संगम युग के महाकाव्य, हाँ, मतलब जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो कैसे जानकारी प्राप्त होती है? तो 3 महाकाव्य हैं, ठीक है, जिसमें एक है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम, इसके लेखक हैं इलंगो आदिगल। शिल्पाधिकारम के लेखक हैं इलंगो आदिगल। तमिल भाषा का पहला काव्य ग्रंथ है। इसमें कोवलन, कन्नगी और माधवी, ये जो है 3 पात्र हैं जिसका उल्लेख इस ग्रंथ में हुआ है, ठीक है। दरअसल आप ये देख रहे हैं दक्षिण भारत का क्षेत्र है, यहाँ चेर हैं, यहाँ पांड्य हैं और यहाँ चोल हैं।
चोल साम्राज्य में ही कावेरी पत्तनम या पुहार पत्तनम का एक व्यापारी है, उसका नाम है कोवलन। और कोवलन की पत्नी है कन्नगी, ठीक है। लेकिन कोवलन जो व्यापारी है वो माधवी नामक एक वेश्या है, नृत्यांगना है, उसके साथ प्रेम संबंधों में आ जाता है। इसी की कहानी इस शिल्पाधिकारम ग्रंथ में है, ठीक है। तो जब वो माधवी नामक एक वेश्या के संपर्क में आता है तो जो भी वो व्यापारी है, जो भी उसके पास धन है, संपदा है, वो सब कुछ अपने उस माधवी के ऊपर खर्च कर देता है, लुटा देता है। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब कोवलन के पास कुछ भी नहीं बचता। तो वो चोल साम्राज्य से चूंकि काफी बदनाम हो चुका होता है, तो कोवलन पुनः कन्नगी के पास आता है कि अब क्या किया जाए। तो एक जैन हैं, उनके सहयोग से ये लोग पांड्य राज्य में आ जाते हैं। और पांड्य राज्य में कोवलन, कन्नगी कहती है कि अभी मेरे पास कुछ है, ऐसा नहीं है। तो वो अपनी एक पाजेब पायल देती है कोवलन को कि जाओ इसे बेच दो, और इसको बेचने के पश्चात जो भी धन पैसा हमें प्राप्त होगा, इससे पुनः हम अपना व्यापार, बिजनेस कुछ शुरू करेंगे, जीवन यापन के मार्ग तलाशेंगे। कोवलन उस पाजेब को लेकर मदुरा, पांड्यराज की राजधानी मदुरा में आता है, बेचने जाता है। संयोग कहें क्या नियति, उसी समय पांड्य राज्य की महारानी का भी पायल चोरी हो चुका होता है और सैनिक उस पाजेब की तलाश कर रहे होते हैं। और जैसे ही कोवलन उस पायल को लेकर जौहरी की दुकान बेचने जाता है, उसे पांड्य राज के सैनिक पकड़ लेते हैं और कहते हैं ये तो महारानी के पायल हैं। कोवलन को बंदी बना के पांड्य राज्य के शासक के पास लाया जाता है, नेडियोन के पास लाया जाता है। और पायल की चोरी में कोवलन को फांसी दे दी जाती है। भाई महारानी का पायल है। ये खबर जैसे ही कन्नगी के पास पहुंचती है, कन्नगी अपने पायल का जो दूसरा पाजेब, दो होते हैं, जोड़ा, एक जोड़ा होता है, दो होता है, तो उसने एक ही कोवलन को दिया था, एक उसके पास था सुरक्षित। दूसरा पायल लेके वो पांड्यराज के शासक के पास पहुंचती है और दिखाती है कि ये तो मेरे पायल थे, मेरे पति, मैंने अपने पति को दिया था कि वो बेच के पुनः इस तरीके से हम बिजनेस व्यापार करेंगे। और फिर इससे जो वहाँ का शासक, पांड्य शासक है, वो काफ़ी दुखी हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। कन्नगी को इतना क्रोध आता है कि उसने मदुरा शहर को जला दिया और फिर वो आ जाती है चेर वंश में, चेर राज्य में आ जाती है और फिर वहाँ सतीत्व हो जाती है, सती हो जाती है। यही कहानी है शिल्पाधिकारम में। तो शिल्पाधिकारम के माध्यम से चोल, चेर, पांड्य, इन तीनों राज्यों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इसके लेखक इलंगो आदिगल हैं, जो कि चेर शासक सेन गुटवन का भाई है। और फिर सेन गुटवन ने वहाँ पे कन्नगी पूजा, जो सतीत्व की देवी हैं, वो शुरू कराई थी चेर राज्य में, ठीक है। तो यही कहानी है शिल्पाधिकारम में, ठीक है। दूसरा महाकाव्य है मणिमेखले। ये वहीं से शुरू होता है जहाँ से शिल्पाधिकारम समाप्त होती है। यानी कोवलन और माधवी के संपर्क से एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम है मणिमेखले। और मणिमेखले के प्रेम में जो यहाँ का राजा है, राजकुमार है, उदय कुमारन, वो आ जाता है। लेकिन जब ये सारी कहानी माधवी तक पहुँचती है तो वो माधवी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेती है और माधवी के प्रभाव में मणिमेखले भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेती है, ठीक है। आगे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जीवक चिंतामणि, और इसके लेखक हैं, जैन हैं, तिरुथक्केदेवर, और इन्होंने जैन धर्म के बारे में इसमें चर्चा की है, ठीक है। तो ये महाकाव्य है, 3 महाकाव्य हैं, ठीक है। अब देखते हैं, पहला राजवंश है चोल।
तो चोल राज्य मध्यकाल में चोल मंडलम या कोरोमंडल कहलाता था। ये पेन्नार और वेलार नदियों के बीच में पांड्य राज्य के पूर्वोत्तर में था। ठीक है, पूर्वोत्तर में। ठीक, इसकी आरंभिक राजधानी उरेयूर थी। ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। उरेयूर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। और बाद में इसकी राजधानी जो चोल राज्य है उसकी राजधानी पुहार या कावेरी पत्तनम बनती है। ठीक है। प्रमुख शासक, चोल जो राज्य है उसमें प्रमुख शासक, तो पहला एक शासक का नाम मिलता है एलारा। श्रीलंका पर इसने विजय की थी। एलारा ने श्रीलंका पर विजय की और लगभग 50 वर्षों तक उसने श्रीलंका पर शासन किया। ठीक है, तो पहला जो प्रमुख चोल शासक है उसका नाम है एलारा। उसने श्रीलंका अभियान किया। चूंकि देख रहे हैं ना, ये जो क्षेत्र है और ये श्रीलंका है, तो ये जो है समुद्री, इनके पास बेहतर नौसेना भी है। तो एलारा ने श्रीलंका का अभियान किया था। ठीक है, और श्रीलंका का विजय किया और यहाँ 50 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, शासन किया। दूसरा महत्वपूर्ण शासक है चोल, आरंभिक जो चोल राज्य है उसका करिकाल। करिकाल का जो बेसिक अर्थ है वो है झुलसे पैरों वाला। करिकाल यानी झुलसे पैरों वाला। ठीक है, इसने पुहार या कावेरी पत्तनम की स्थापना की। ठीक है, करिकाल ने पुहार या कावेरी पत्तनम की स्थापना की और एक बंदरगाह है और यही बाद में चोलों की क्या बनी, राजधानी बनी। ठीक है, श्रीलंका से बंदी बनाकर लाए गए गुलामों से कावेरी नदी पर बांध बनवाया। ठीक है, जो श्रीलंका से बंदी बनाकर लाए गए थे गुलाम, उससे जो है इसने कावेरी नदी पर बांध बनवाया। चोलों के वैभव का जो मुख्य स्रोत है वो है सूती कपड़ा। चूंकि उरेयूर, जो इनकी आरंभिक राजधानी उरेयूर है, वो सूती वस्त्र उत्पादन का एक महत्वपूर्ण क्या है, एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, चोलों के पास कुशल नौसेना है, तभी तो वो श्रीलंका का अभियान कर रहे हैं, तो कुशल नौसेना है। करिकाल के उत्तराधिकारियों के समय चोल सत्ता का तेजी से ह्रास हुआ। चेर और पांड्यों ने चोलों के साम्राज्य के भीतर घुसकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बची कुची जो सत्ता थी वो पल्लवों ने समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से आरंभिक चोल शासन का समाप्त हुआ। ठीक है, बाद में विजयालय के समय में 9वीं सदी में पुनः चोल सत्ता का उत्कर्ष होगा, तो वो हम देखेंगे पूर्व मध्यकाल में। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण दक्षिण भारत की शक्ति है उसे चेर कहते हैं। चेर राज्य है और ये जो चेर राज्य है, चेरों को क्या केरल पुत्र के नाम से भी जानते हैं। केरल पुत्र। ठीक है, पुत्र या पुत्र, और ये केरल में स्थित था। ठीक है, इसकी राजधानी, आरंभिक राजधानी वांजी या कुरूर थी। बाद में इसकी राजधानी तोंडी बनी। ठीक है, ये सब ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, एज इट इज पूछे जाते हैं। चेरों का जो इतिहास है वो चोलों और पांड्यों के साथ निरंतर युद्ध का इतिहास है। चूंकि दक्षिण में 3 शक्तियां हैं, चेर चोल पांड, तो चेरों का जो इतिहास है वो चोल और पांड्यों के साथ निरंतर संघर्ष का इतिहास रहा है। ठीक है, प्रमुख शासक हैं, तो पहला शासक है सेन गुटवन। महत्वपूर्ण जो शासक है पहला है सेन गुटवन। चेर कवियों के अनुसार उसका जो सबसे बड़ा राजा है वह है सेन गुटवन। सेन गुटवन को लाल चेर या भला चेर के नाम से भी जानते हैं। लाल या भला चेर भी कहा जाता है। सेन गुटवन एक महत्वपूर्ण शासक है, इसे लाल चेर या भला चेर के नाम से भी जानते हैं। इसने अपने शत्रुओं का संहार किया और अपने भाई को सुरक्षित रूप में सिंहासन पर बैठाया। ईसा की दूसरी सदी यानी 2 सेंचुरी BC
के बाद चेर शक्ति का ह्रास हुआ और उसके बाद 8वीं सदी तक उनके इतिहास के बारे में कुछ भी हमें जानकारी नहीं मिलती। तीसरी जो दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण शक्ति है वो है पांड्य। सुदूर दक्षिण में है पांड्य। इनकी राजधानी कोरकई है, बाद में मदुरै बनी। आरंभिक राजधानी कोरकई, बाद में मदुरै बनी। पांड्यों का उल्लेख मेगस्थनीज ने भी किया है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था ना मेगस्थनीज, तो पांड्यों का उल्लेख मेगस्थनीज ने भी किया है। उसने कहा है कि पांड्य राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ मोतियाँ मिलती हैं, कौलची मोतियों के लिए प्रसिद्ध है, पांड्य राज्य में पड़ता था। और उसने ये भी बताया कि पांड्य राज्य का जो शासन है वो स्त्रियों के हाथ में है, तो हो सकता है कि स्त्रियों का शासन में सहभागिता रही हो, ठीक है। तो पांड्यों का उल्लेख मेगस्थनीज ने भी किया है, ठीक है। पांड्यराज प्रायद्वीप भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित था। संगम साहित्य से प्रकट होता है कि यह देश धनवान और समृद्ध था, ठीक है। पांड्य राजाओं ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भी भेजा था, जो कि उनकी व्यापारिक उन्नति को दर्शा रहा है। और पांड्य राजाओं ने ईसा की आरंभिक सदियों में वैदिक यज्ञ किए, यानी उत्तर का प्रभाव भी दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये जो है एनसीईआरटी में जो महत्वपूर्ण 3 आरंभिक राज्य हैं उनकी चर्चा मिलती है, ठीक है। अब देखें इनका आर्थिक जीवन, ठीक है। तो संगमकालीन राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत है वो है भू राजस्व। आय की प्रमुख स्रोत क्या है राजाओं का? भू राजस्व। और इस भू राजस्व को कदमई नाम से जाना जा रहा है। क्या कहते हैं? कदमई, कदमई, ठीक है। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भू राजस्व। भू राजस्व को किस नाम से जानते थे? कदमई। युद्ध में जो लूट का माल होता था वो भी आय का एक प्रमुख स्रोत था, और युद्ध में लूट के माल को इरई नाम से कहते थे। लूट के धन को इरई, युद्ध में जो लूट का धन होता था उसे इरई कहते थे। यह भी राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। कृषि भी करते थे, धान, रागी, ईख, गोल मिर्च, हल्दी, ये खेती करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से कावेरी डेल्टा बहुत ही उपजाऊ भूमि क्षेत्र था, और कावेरी डेल्टा के बारे में कहा जाता है कि जितने क्षेत्र में एक हाथी बैठती है उतने में 7 व्यक्तियों का भोजन वर्ष भर के लिए उपज सकता है। तो जितनी जमीन पर एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन पर 7 आदमियों का पेट भर सकती है, उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है, मतलब इतनी उपजाऊ है। मसाले, विशेषकर गोल मिर्च, हाथी दांत से बनी वस्तुएं, मोती, रत्नों, ये सब का निर्यात किया जाता था, यानी भारत से बाहर। उरैयूर, चूंकि सूती वस्त्र के लिए चोलों की राजधानी थी, सूत्री वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, एक महत्वपूर्ण केंद्र थी। सौदागर माल लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। जो व्यापारी होते थे वो माल लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, और इनसे पारगमन शुल्क लिया जाता था, यानी सौदागरों से शुल्क लिया जाता था, जिसे पारगमन शुल्क कह रहे हैं। और इस शुल्क के माध्यम से उन्हें सुरक्षा दी जाती थी, और तस्करी को रोकने के लिए सड़कों पर सैनिक लगातार चौकसी करते रहते थे, ठीक है। व्यापार के फलस्वरूप चावल, अदरक, दालचीनी आदि कई वस्तुओं के नाम यूनानी भाषा में, तमिल भाषा में लिए गए, ठीक है। पहली सदी में मानसूनी हवाओं की खोज से व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। मैंने कहा ना कि हिप्पालस नामक एक नाविक था, उसने 1st सेंचुरी में एडी में मानसूनी हवाओं की, अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं की खोज की थी, और इस खोज से विदेशी व्यापार को बहुत ज़्यादा प्रगति मिली, ठीक है। और उसने कहीं ना कहीं, अब जैसे रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार था उसमें बहुत वृद्धि हुई, ठीक है। तो अब ये पता चल गया ना कि हमें किस मौसम में व्यापार करना चाहिए, किस मौसम में व्यापार नहीं करना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें हमें पता चल गई, ठीक है। आगे चलें। तो अब देखिए सैन्य व्यवस्था।
किसानों से जो कर वसूला जाता था उस कर से राज्य सेना रखता था। ठीक है, तो किसानों से वसूले गए करों से राज्य अपनी सेना रखता था। भाई जरूरी है ना, सेना के माध्यम से राज्य के अंतर्गत शांति व्यवस्था स्थापित किया जाता था। युद्ध, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से युद्धरत रहते थे, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सेना की आवश्यकता थी। तो सेना तभी रखी जाएगी ना जब राज्य की आय नियमित हो। तो राज्य की आय नियमित करने के लिए किसानों से, तो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भू राजस्व। तो किसानों से कर लिया जाता था, भू राजस्व प्राप्त किया जाता था और उससे सेना रखा जाता था। सेना में कौन कौन था? तो बैल, रथ, हाथी, घुड़सवार, पैदल, इन सब कुछ जो है सेना में, इन सब से जो है सेना बनाई जाती थी। घुड़सवार होते थे, रथ होते थे, हाथी होती थी, ठीक है, गज सेना, अश्व सेना, बैल भी रखे जाते थे। तो ये सब सेना में जो है इनसे बनाई जाती थी। युद्ध में हाथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, गज सेना ताकतवर मानी जाती थी। ठीक है, घोड़े भी महत्वपूर्ण थे और पांड्य राज्य के बारे में कहा जाता है कि घोड़े जो है समुद्र के रास्ते पांड्य राज्य में बाहर से मंगाए जाते थे। मतलब अश्व शक्ति, अश्व घोड़े की जो ताकत है उसको भी पहचान मिली और घोड़े पांड्य राज्य में बाहर से मंगाए जाते थे। ठीक है, घुड़सवार सैनिक। सामंत और राजकुमार या सेनापति ये हाथी पर चढ़ते थे, यानी इस पर हाथी पर जो है सामंत, राजकुमार, सेनापति, इनकी जो ये हाथी पर बैठते थे। सेनानी जो कमांडर होता था वो रथ पर बैठता था। सेनाध्यक्षों को औपचारिक अनुष्ठान के माध्यम से एक उपाधि दी जाती थी, एनआरडी उपाधि दी जाती थी। जो सेनापति हैं, सेनानी हैं, सेनाध्यक्ष हैं, उनको एक औपचारिक अनुष्ठान किया जाता था और फिर एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, पैदल सिपाही और घुड़सवार पांव की रक्षा के लिए एक जूता, पनही पहनते थे। ठीक है, चमड़े की होती थी तो चमड़े की पनही पहनते थे, या पनही मतलब जूता। भाई युद्ध कर रहे हैं, उबड़ खाबड़ जमीन है, कैसे कैसे क्षेत्र हैं, तो अपने पांव की सुरक्षा के लिए वो एक चमड़े का पनही पहनते थे, जूता पहनते थे। ठीक है, तो इस तरीके से सैनिक शक्ति डेवलप हुई। ठीक है, यानी किसानों की, जो किसानों से भू राजस्व वसूला जाता था उनसे जो है सेना बनाई जाती थी। सेना में बैल होते थे, हाथी होते थे, घोड़े होते थे, पैदल सैनिक होते थे। ठीक है, पांड्य राज्य में जो घोड़े थे वो समुद्र के रास्ते मंगाए जाते थे पांड्य राज्य में। ठीक है, सामंत, राजकुमार या सेनापति वो हाथी पर बैठ रहे हैं, सेनानी वो रथ पे बैठ रहे हैं। सेनाध्यक्षों को औपचारिक अनुष्ठान के माध्यम से, अनौपचारिक अनुष्ठान के साथ एक उपाधि दी जाती थी, एनआरडी नामक एक उपाधि दी जाती थी। पैदल सिपाही और घुड़सवार अपने पैरों की सुरक्षा के लिए चमड़े का जूता, चमड़े की पनही पहनते थे। ठीक है, युद्ध में लड़ते लड़ते जो मर जाते थे, युद्ध गाय के लिए भी होता था, क्षेत्र के लिए भी होता था, तो लड़ते लड़ते युद्ध में शहीद हो जाते थे, उनके सम्मान में वीरक्कल या स्मारक स्थापित किया जाता था। ठीक है, एक प्रस्तर स्थापित होता था, युद्ध भूमि में एक प्रस्तर लगाया जाता था, उस प्रस्तर को वीरक्कल स्मारक कहा जाता था, वीरक्कल कहा जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। सामाजिक वर्गों का उदय, तो संगमकालीन जो समाज था उसका स्वरूप था मातृसत्तात्मक। ठीक है, संगमकालीन समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। शासक वर्ग को अरसर कहा जाता था, जो शासक वर्ग होते थे वो अरसर कहलाते थे, और जो धनी किसान भूस्वामी थे वो बल्लाल कहलाते थे, बल्लाल। ये धनी किसान और भूस्वामी वर्ग था। वल्लालों की नियुक्ति सैनिक और असैनिक पदों पर की जाती थी।
राजकीय परिवार यानी राज परिवार से इनके वैवाहिक संबंध होते थे, ये काफ़ी ताकतवर होते थे और इनके जो घर होते थे ना वो ईंटों के सुर्खी से बनाए जाते थे, यानी भव्य पक्की ईंटों के आवास होते थे। ठीक है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण सामाजिक वर्ग था संगम काल में वो था बल्लाल। पहला है अरसर, ये शासक वर्ग है। दूसरा जो महत्वपूर्ण संगमकालीन वर्ग था वो कहलाता था बल्लाल। ये धनी किसान होते थे, भूस्वामी होते थे। इनकी नियुक्ति सैनिक और असैनिक पदों पर की जाती थी, जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस आज के समय में, उस टाइप के। इनके राजकीय परिवार से वैवाहिक संबंध होते थे, काफ़ी प्रतिष्ठित लोग हुआ करते थे। इनके घर पकी ईंटों के बने होते थे। ठीक। इसी तरीके से एक अन्य सामाजिक वर्ग है, उसे वेल्लार या वेलालर कहते थे। ठीक है। ये निर्धन किसान होते थे, भूमिहीन या गरीब किसान थे और इनके जो घर थे वो घास फूस के बने होते थे। तो इस तरीके से संगमकालीन समाज में आप सामाजिक विषमता देख सकते हैं। एक तरफ वल्लाल है, दूसरी तरफ वेलालर है। ठीक है। वल्लाल धनी है, संपन्न है, पकी ईंटों के घर हैं, सैनिक असैनिक पदों पर इनकी नियुक्ति है। दूसरी तरफ निर्धन किसान है, गरीब हैं, इनके घर घास फूस के बने होते थे। खेतों में जो काम करने वाले मजदूर हैं उन्हें कडेशियर कहते थे। कडेशियर, यहाँ सुधार लीजिएगा, कडेशियर। खेतों में काम करने वाले सबसे जो मजदूर हैं, निचले वर्ग के लोग हैं, उन्हें कडेशियर कहते थे। इनकी हैसियत गुलामों जैसी थी। ठीक है। ये गुलामों की तरह थे। ठीक है। परियार भी एक सामाजिक वर्ग है। परियार ये खाल या चर्म का काम करते थे। कैडेशियर, संगम युग में सामाजिक विषमता विद्यमान थी। ठीक है। तो इस तरीके से आप संगमकालीन समाज में एक सामाजिक विषमता देखते हैं। समाज में विविध वर्ग हैं, बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं, जैसे खेतों में धनी वर्ग है, निर्धन किसान हैं, मजदूर हैं, कैडेशियर कहला रहे हैं, खाल चर्म का काम करने वाले परियार कहला रहे हैं। ठीक है। अब देखिए धार्मिक स्थिति। तो संगमकालीन जो धार्मिक स्थिति है या धार्मिक व्यवस्था है वो उत्तर भारत की जो है, उत्तर भारत के संपर्क से दक्षिण में भी धर्म का विकास होता है। तो उत्तर और दक्षिण का समन्वय मिलता है। संगम काल में जो धार्मिक व्यवस्था का विकास हुआ उसमें उत्तर भारत के धार्मिक तत्व और दक्षिण दोनों का समन्वय मिलता है। राजा वैदिक यज्ञ करते थे, जैसे हमने पांड्य शासकों को देखा, उन्होंने वैदिक यज्ञ किया। ठीक है। वेदानुयायी ब्राह्मण शास्त्रार्थ करते थे। ठीक है। जो वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण हैं शास्त्रार्थ कर रहे हैं। मुरुगन मतलब शिव की उपासना होती थी, विष्णु की उपासना होती थी। मुरुगन आरंभिक मध्यकाल में सुब्रमण्यम या सुब्रमण्यम कहलाने लगे। ठीक है। मृतकों को जीवनोपयोगी वस्तु अर्पित करने की महापाषाणिक प्रथा चलती रही। दरअसल इस क्षेत्र में ये वही क्षेत्र है जो महापाषाण के अंतर्गत कभी आता था। महापाषाण मैंने पढ़ाया है। महापाषाण का अर्थ होता है कब्र या समाधि, यानी बड़े बड़े पत्थरों से समाधि या कब्र बनाए जाते थे, जिन्हें सिस, डोलमेन और मेनहिर के नाम से हम जानते हैं। और उस कब्रों में उनको जीवनोपयोगी वस्तुएं रखी जाती थी। थोड़ा सा रिवाइज करिएगा पीछे जाके। ठीक है। अब देखते हैं संगम साहित्य। ठीक है। तो संगम साहित्य को मोटे तौर पर दो समूहों में बांटा जाता है। संगम साहित्य को दो समूहों में बांटा जाता है। एक है आख्यानात्मक और दूसरा है उपदेशात्मक। ठीक है। आख्यानात्मक जो ग्रंथ हैं वो मेल कणक्कू के नाम से जाने जाते हैं। मेल कणक्कू अर्थात 18 मुख्य ग्रंथ कहलाते हैं। इनमें मुख्य हैं 8 पद्य संकलन है और 10 ग्राम्य गीत हैं। ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग। आख्यानात्मक जो ग्रंथ हैं वो मेल कणक्कू के नाम से जाने जाते हैं। 18 मुख्य ग्रंथ कहलाते हैं, जिनमें 8 क्या हैं पद्य संकलन और 10 क्या हैं ग्राम्य गीत। ठीक है। उपदेशात्मक ग्रंथ जो हैं वो कील कणक्कू के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात 18 लघु ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है। उपदेशात्मक ग्रंथों में
ईस्वी सन की आरंभिक सदियों का प्रतिबिंब है। उनमें न केवल राजा और राजसभा के लिए बल्कि विविध सामाजिक और व्यवसायिक वर्गों के लिए भी आचार नियम बताए गए हैं। ठीक है, मतलब इन ग्रंथों से भी हमें उस समय के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। जैसे उपदेशात्मक ग्रंथों में ईस्वी सन की आरंभिक सदियों का प्रतिबिंब है। ठीक है, मतलब समाज का प्रतिबिंब है। ठीक है, उनमें न केवल राजा और राजसभा के लिए बल्कि विविध सामाजिक और व्यावसायिक वर्गों के लिए भी आचार नियम बताए गए हैं। ठीक है, तो इनसे भी हमें समाज के सामाजिक जीवन के बारे में प्रकाश पड़ता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है तोल्कापियम। तोल्कापियम की रचना किया है तोल्कापियर ने। किसने किया है? तोल्कापियर ने। ठीक है, और यह व्याकरण और अलंकार शास्त्र की क्या है? ग्रंथ है। ठीक है, तोल्कापियर एक महत्वपूर्ण संगम साहित्य है और इसकी रचना तोल्कापियर द्वारा की गई है और यह व्याकरण और अलंकार शास्त्र का महत्वपूर्ण क्या है? ग्रंथ है। तिरुक्कुलर है, यह भी एक संगम साहित्य है। तिरुक्कुलर की रचना कुरल या तिरुवुलर ने की है। तिरुवुलर। ठीक है, इसमें दार्शनिक विचार और सूक्तियां हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संगम साहित्य हैं जिनके माध्यम से हमें दक्षिण भारत के आरंभिक जो राजवंश हैं, आरंभिक जो शासक हैं, उनके जीवन हैं, सामाजिक आर्थिक गतिविधियां जो हैं उसके बारे में प्रकाश पड़ता है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के में जो चीज़ें इसमें दी गई हैं दक्षिण भारत के संदर्भ में वो मैंने यहाँ तक आपका कवर कर दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम मौर्योत्तरकालीन शिल्प, वाणिज्य, इन सब पे चर्चा करेंगे। तत्पश्चात आगे की क्लास आपकी चलेगी, अगला टॉपिक चलेगा। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।